इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे जूलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका पहला यूनिट दे रखा है नॉन कोऑर्डिनेट बायोलॉजी के बारे में। तो इस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हम बात करें अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी यूनिट फर्स्ट जो है आपकी नॉन कोऑर्डिनेट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अति लघुत्मक प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर हम बात करें, आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है द्विनाम पद्धति। तो यहाँ पर हम बात करें द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके जनक कौन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जीवों को नाम देने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और पहला शब्द जो है आपके यहाँ पर अगर हम बात करें वंश को दर्शाता है और दूसरा यहाँ पर जाति यानी कि स्पीसीज को दर्शाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस देखने को मिलता है। इसके जनक जो है कैरोलस लिनियस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा कि सममिति क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या है, यहाँ पर आपका द्विपार्श्व सममिति क्या है, इसके बारे में बात करनी है। दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री जो है आपके शरीर के अंगों की वह व्यवस्था होती है जिसके द्वारा शरीर को एक या एक से अधिक समरूप भागों में बांटा जा सकता हो, उसको हम सममिति कहते हैं। अरीय सममिति और आपकी द्विपार्श्व सममिति के अंतर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली अंतर हो जाता है शरीर को काटने के तरीके के आधार पर देखने को मिलता है। अरीय सममिति अगर हम बात करें किसी भी, यहाँ पर अगर हम बात करें जीव को केंद्रीय अक्ष यानी कि जो बीच का हिस्सा है उसको यहाँ पर किसी भी एक भाग में दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो वो आपका अरीय सममिति होता है। द्विपार्श्व सममिति की अगर हम बात करें तो एक ही अक्ष से यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कोई सा भी अक्ष होता है तो वहाँ पर आपका एक दो बराबर भागों में बट सकता है, और इसमें क्या होता है कि एक मध्य भाग में से ही यहाँ पर आपकी दो बराबर भागों में बट सकता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो जीव देखने को मिलता है हाइड्रा एक समुद्री जीवी पादप है। वोलेरिया जो है ये भी आपका एक समुद्री जीव है। और आपका स्टारफिश देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें झींगा, मनुष्य, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंगों की स्थिति के बारे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अंग जो चक्राकार रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंग जो है शरीर के दाएं और बाएं तरफ जोड़े में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिलोम क्या होता है यानी कि प्रगुहा क्या होती है, उसके आधार पर जंतुओं को किन तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुहा जो होती है उसके आधार पर जंतुओं को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। शरीर की दीवार और आपके आहार नाल के बीच में जो खाली जगह होती है उसको प्रगुहा कहा जाता है, सिलोम कहा जाता है। पहला आपका हो जाएगा अरे गुहा, दूसरा आपका कुटगुही और तीसरा आपका प्रगुही देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अगुही की तो यहाँ पर जिनमें गुहा नहीं होती है उसको अगुही कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें प्लेंटीहेलमिंथेस से लेकर आपकी फेसियोला के बीच में जो जीव होते हैं वो यहाँ पर आपका यहाँ पर हम बात करें अरीय गुहा उसमें पाई जाती है, सिलोम उसमें पाई जाती है। यानी कि शरीर की जो दीवार होती है और आहार नाल की जो दीवार होती है उसके बीच की जो जगह होती है उसको हम प्रगुहा कहते हैं। शरीर तीन परतों से मिलकर बना होता है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और आपके यहाँ पर हम बात करें एंडोडर्म। सो दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है कुट गुहा, जिसमें अगर हम बात करें तो गुहा तो होती है लेकिन वह मेसोडर्म से ढकी नहीं होती है बल्कि थैली के रूप में बिक्री होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके एस्केलेंथिस और आपकी यहाँ पर आरसी एसीरियस की देखने को मिलता है। अगर हम बात करें प्रगुही प्राणियों की तो जिनमें आपके वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती है या फिर पाई जाती है सॉरी, तो यहाँ पर आपका प्रगुही प्राणी जो वो होते हैं जो कि आपका उनमें गुहा पाई जाती है जो कि आपके मेसोडर्म द्वारा जो है आच्छादित होती है। ये जो आपके जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें एनालिडा से लेकर आपके कोर्डेटा तक होता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है। यहाँ पर हम बात करें छह जगत, यहाँ पर अगर हम बात करें धारणा के बारे में बात करनी है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें जो सिक्स जगत धारणा है
उसका प्रस्तावक जो है आपके कार्ल वीवोज देखने को मिलता है। 1990 में प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने जो है आपके मोनेरा जगत को दो अलग अलग भागों में बांटा है। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अभी RH वेटेगर जो है लेटेस्ट लेकर आए थे। उन्होंने जो है आपके 5 जगत को, यहाँ पर हम बात करें जीवों को या फिर हम बात करें पादप और यहाँ पर जानवर जो होते हैं उनको कुल मिलाकर 5 भागों में बांटा था। जबकि अगर हम बात करें कार्ल वोज जो है आपके 6 भागों में बांटते हैं। अब अगर हम बात करें कौन कौन से भाग हो जाते हैं, तो मोनेरा को उन्होंने जो है बेसिकली 2 भागों में बांट लिया था। यह जो है आपके यहाँ पर 1990 में हुआ था। यहाँ पर हम बात करें 1959 में जो है आपके यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है आपके RH वेटेगर द्वारा किया गया था पंच जगत अवधारणा। आर्किया और आपके बैक्टीरिया जो है आपके मोनेरा का ही भाग होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपके यहाँ पर हम बात करें किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कीट और क्रस्टेशिया के बीच में अंतर क्या होता है, इसके संदर्भ में बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें, झींगा एक क्रस्टेशियन है और इसका मुख्य अंतर निम्नलिखित देखने को मिलता है। शरीर का विभाजन, कीटों का जो है शरीर जो है सिर, वृक्ष और पेट में बटा होता है, जबकि क्रस्टेशिया में सिर और वृक्ष जुड़कर सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं। और टांगे की अगर हम बात करें तो कीटों में जो है 6 जोड़ी टांगे होती है, और जबकि आपके क्रस्टेशिया जो होता है उसमें टांगों की संख्या जो है अधिक होती है। यहाँ पर हम बात करें, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5 जोड़ी चलने वाली टांगे होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रृंगिकाएँ की अगर हम बात करें तो कीटों में जो है 1 जोड़ी एंटीना होता है, जबकि अगर हम बात करें क्रस्टेशिया में जो है 2 जोड़ी एंटीना हो पाया जाता है। अगर हम बात करें श्वसन की, तो यहाँ पर आपकी कीट श्वसन नलिका से सांस लेते हैं, जबकि क्रस्टेशिया जो है आपके गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा यूनिट फर्स्ट में, वो देखने को मिल जाएगा अमीबा में यहाँ पर कूटपाद, यानी कि जो यहाँ पर अगर हम बात करें पेडिसुडिया होता है। यहाँ पर एक हम बात करें किस प्रकार से कूटपाद होते हैं, उसका कार्य क्या होता है, उसके बारे में बात करना है। तो बेसिकली आपका जो अमीबा होता है उसमें यहाँ पर कूटपाद जो है गमन करने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए जो होते हैं। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा जंतु जगत के वर्गीकरण में जनन स्तर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उनके बारे में बात करनी है और खंडी भवन के महत्व को समझाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जंतु जगत का वर्गीकरण करने के लिए जो है वैज्ञानिक कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षणों का उपयोग करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनन स्तर और आपके खंडन भवन प्रमुख हो जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका पहला देखने को मिल जाएगा जनन स्तर। तो यहाँ पर आपका भ्रूणी विकास के दौरान जो है कोशिकाएं परतों में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें आपके जनन स्तर कहते हैं। इन्हीं परतों से भविष्य के शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है। इसके आधार पर जो है जंतु 2 प्रकार के होते हैं, द्विस्तरीय और आपके त्रिस्तरीय। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, परत जो है आपके एक्टोडर्म होती है और दूसरी आपका एंडोडर्म होती है। इनके बीच में जो है आपकी एक निर्जीव परत जो होती है उसको आपका मीसोगिलिया कहा जाता है या पाई जाती है। तो मीसोगिलिया यहाँ पर आपका होता है। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो पॉलीफेरस से सिलेंट्रेटा के बीच में जो जीव होते हैं वो आपका द्विस्तरीय होते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर अगर हम बात करें परत उनमें पाई जाती है। सो यहाँ पर हम बात करें त्रिस्तरीय की, तो यहाँ पर 3 परतें पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इनमें जो है आपके होने वाले जटिल अंगों का विकास जो है संभव हो पाता है। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो प्लेंटीहेल्मिन्थेस से लेकर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें स्तनधारी जीव जो होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। खंडी भवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका खंडी भवन क्या होता है, तो जब किसी जीव के जंतु का जो है बाहरी या फिर आंतरिक रूप से जो है खंडों का विभाजन हो जाता है और उसको हम खंडी भवन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें खंड खंड में विभाजित होकर वापस जो है सही हो जाता है वो, तो यहाँ पर हम बात करें वो यहाँ पर आपका यहाँ पर खंडी भवन कहलाता है। खंडी भवन जो है बेसिकली यहाँ पर आपका एनिलिडा यानी कि केचुआ में होता है। केचुआ में यहाँ पर हम बात करें एक विशिष्ट अंग देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आपका खंडी भवन जो होता है। और यहाँ पर हम बात करें, ये भी 2 प्रकार का होता है खंडी भवन। एक तो यहाँ पर सत्य खंडी भवन और एक कूट यहाँ पर अगर हम बात करें खंडी भवन होता है। इसमें अगर हम बात करें तो एक दूसरे से पूरक होता है, यानी कि जो 2 मुंह होते हैं केचुआ में होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें तो खंड जो है स्वतंत्र होता है, और अगर हम बात करें केवल बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। टीनिया सोलियम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा ओबेलिया के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण की व्याख्या करें। तो ओबेलिया एक समुद्री जीव है और अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है।
इसके जीवन चक्र की सबसे यहाँ पर हम बात करें अनहोनी विशेषता जो है आपका मेटाजेनेसिस यहाँ पर आपका देखने को मिलते हैं। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है वो यहाँ पर हम बात करें इसके जीवन चक्र की एक अनहोनी विशेषता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया क्या है, तो ओबलिया के जीवन चक्र के में जो है आपके दो मुख्य यहाँ पर शारीरिक रूप से जो है आपके पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पर ओबलिया जो होता है एक पॉलिप होता है और दूसरा आपका मेड्यूसा होता है। पहला यहाँ पर अगर हम बात करें जो पॉलिप होता है वो अलैंगिक जनन करता है या फिर अलैंगिक अवस्था होती है इसमें, और यह जो है स्थिर होता है। और अगर हम बात करें हाइड्रेट पोषक तत्व और आपका जो है आपके ये जनन करने के लिए सहायक होता है, तो ये आपका पॉलिप जो होता है ये पोषण और आपके जनन में मदद करता है। और मेड्यूसा जो होता है लैंगिक जनन के लिए जो है आवश्यक होता है, छतरी के आकार की जो है। और अगर हम बात करें मुक्त रूप से तैरने के लिए आवश्यक होता है, तो जो गमन करता रहता है वो यहाँ पर आपका मेड्यूसा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जीवन चक्र का क्रम। तो पहला आपका यहाँ पर हम बात करें पॉलिप द्वारा जो है आपके अलैंगिक जनन होता है, और अगर हम बात करें लैंगिक जनन द्वारा जो है आपके मेड्यूसा जो है नर और मादा मिलकर यहाँ पर आपके जीव का निर्माण करते हैं। सो यहाँ पर हम बात करें इसमें लार्वा की, तो यहाँ पर आपका जो लार्वा देखने को मिलता है प्लानूला लार्वा देखने को मिल जाएगा। चक्र का पूरा होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर प्लानूला जो है लार्वा किसी तरह सतह पर चिपक जाता है, और अगर हम बात करें विकसित होने पर पुनः जो है आपके नए पॉलिप का कॉलोनी बनाता है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो अलैंगिक पॉलिप अवस्था और लैंगिक मेड्यूसा अवस्था एक दूसरे के बाद जो है आना ही है मेटाजेनेसिस कहलाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है फासियोला हेप्टिका देखने को मिलता है। जीवन चक्र के विभिन्न यहाँ पर लार्वा चरणों के नाम लिखिए। तो फैसियोला के जीवन चक्र के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें फैसियोला हेप्टिका जो है जिस लीवर फ्लक भी कहा जाता है, उसका यहाँ पर हम बात करें द्विपोषकीय होता है वो, जिसका अर्थ है कि यह अपना जीवन चक्र दो पोषक तत्व जैसे कि भेड़ और बकरी गोगा में पूरा करता है। और अगर हम बात करें जीवन चक्र में जो है आपके 5 मुख्य लार्वा चरण पाए जाते हैं। पहला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मीरासीडियम। यह अंडे से निकल करने वाला पहला स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा है। यह गेंगे की तलाश में रहता है। और हम बात करें स्पोरोसिस्ट गोंगे के शरीर के भीतरी मीरासीडियम अपनी सीलिया को खो देता है और यह थैली नुमा संरचना में बदल जाता है। रेडिया की अगर हम बात करें तो स्पोरोसिस्ट के अंदर जो है जर्म कोशिकाओं से जो है रेडियो लार्वा बनता है। इसमें अगर हम बात करें तो एक मुख्य और आपकी एक सरल नाल नलिका होती है। सर्केरिया रेडिया से निकलने वाली है एक यह लार्वा पूंछ वाला होता है, और यह जो है गेंगा के शरीर को छोड़कर पानी में आ जाता है। अगर हम बात करें मेटा सर्केरिया की, तो यहाँ पर आपकी सर्केरिया जो है अपने पूंछ को खो देता है और घास या फिर जलीय पौधों पर एक पुट्टी बना देता है या बना लेता है। जब भेड़ इससे खाती है तो यहाँ पर अगर हम बात करें संक्रमण चक्र फिर से फेल या फिर शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑर्थोपोडा के संघ के किन ही 5 प्रमुख लक्षणों के बारे में लिखना है। तो ऑर्थोपोडा के जो भी महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला देखने को मिल जाएगा ये सबसे बड़ा जो है प्राणी जगत का यहाँ पर हम बात करें संघ होता है। और यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर संधि युक्त उपांग वाले जीव होते हैं, यानी कि जो जॉइंट वाले अंग होते हैं इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि केकड़ा झींगा ये जो है आपकी ऑर्थोपोडा में आते हैं। और यहाँ पर हम बात करें आपके काइटिन युक्त बाह्य कंकाल देखने को मिलता है। तो इनका शरीर जो होता है वो आपके कठोर आवरण से ढका होता है जो कि काइटिन का बना होता है। दैट इज़ द थिंग, और एग्जाम्पल लिख देना है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल तिलचिट्टा हो जाता है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है त्रिस्तरीय और आपके खंडीय शरीर की अगर हम बात करें तो इनका शरीर जो है आपके सिर और वृक्ष और आपके उदर में विभाजित होता है। अगर हम बात करें मधुमक्खी और टीडा की, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलेगा खुला परिसंचरण तंत्र की, तो इसमें रक्तबंध नलिकाओं में नहीं बहता है। तो जो रक्त होता है वो नलिकाओं में नहीं बहता है। यहाँ पर हम बात करें पूरे जो है शरीर में बहता है, गुहाओं में बहता है। और अगर हम बात करें श्वसन अंग की, तो विभिन्न वातावरण में रहने के कारण इनमें जो है आपके श्वसन के लिए जो है अलग अलग अंग होते हैं। और जलीय जीवों में गिल्स, स्थलीय जीवों में जो है ट्रैंकिया या फिर बुक लंग्स होता है। अगर हम बात करें उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा टीन या सोलियम के आर्थिक महत्व के बारे में बात करनी है।
और अगर हम बात करें टीनिया सोलियम जो होता है उससे होने वाली जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में बात करनी है। तो टीनिया सोलियम होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टीनिया सोलियम जो होता है उससे होने वाली बीमारी की अगर हम बात करें तो पहला आपका टीनिया एसिस कहलाता है और दूसरा आपका सिस्टीस कोर्सिस कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात करें टीनिया, यहाँ पे आपकी एसिस एसिस क्या होता है, तो ये तब होता है जब आपका मनुष्य जो है आपके अधपका मिजली पोरक खाता है और जिसमें जो है आपकी सिस्टिकर्सी लार्वा मौजूद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन रहता है कि अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हाइप के ऑप्शन को भी आपको क्लिक कर देना है। हाइप से जो है वीडियो सर्च इंजन में ऊपर चला जाता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइप को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आप कौन से सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट जो देखने को मिल जाएगा लक्षण जो है पेट में जो है दर्द होना, मितली अपच, वजन कम होना, मुख फूक में जो है कमी, ये जो आपके देखने को मिल जाएगा। वयस्क कमी मनुष्य की जो है छोटी आंत से जो है चिपक कर यहाँ पर पोषक तत्व सोखता रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा सिस्टिक, यहाँ पर अगर हम बात करें सिस्टिस्कोरसिस की अगर हम बात करें तो ये जो स्थिति होती है टीनिएसिस से कहीं अधिक खतरनाक होती है। यह तब होती है जब मनुष्य अनजाने में टीनिया के अंडे खा लेता है और दूषित पानी या फिर भोजन के माध्यम से हो जाता है। ये प्रभाव की अगर हम बात करें तो अंडे जो है लार्वा में बदलकर रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में, मांसपेशियों और आँखों और मस्तिष्क में चले जाते हैं। अगर हम बात करें आपके स्क्रोसिस क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ये जो है आपके जब लार्वा जो होता है मस्तिष्क में चला जाता है और यहाँ पर हम बात करें पुटिका बना लेता है, तो ये रोगी को जो है आपके मिर्गी के दौरे दे सकता है, गंभीर शरीर दर्द देख सकता है और आपके मानसिक जो भ्रम हो सकता है। ये जो चीज़ें होती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके टीनिया सोलियम जो है आपके आर्थिक महत्वपूर्ण हो जाता है, एक नकारात्मक महत्वपूर्ण है ये, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ज़्यादा है। पशुपालन या फिर अगर हम बात करें जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए जो है नुकसानकारी हो जाता है। सुअर पालना जो है उद्योग में हानिकारी हो सकता है। चिकित्सा खर्च जो है हो सकते हैं। तो ये जो आपके आर्थिक हानि देते हैं। ओके, अगर हम बात करें इनको रोक कैसे कर सकते हैं, तो टीनिया सोलियम को अगर आपको रोकना है तो यहाँ पर रोकथाम के लिए आपको मांस की अच्छी तरह से जो है आपके पकाना चाहिए, धोना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और अगर हम बात करें निरीक्षण करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पहला रहने वाला है इसमें किंगडम जो है आपके क्लासिफिकेशन किया जाता है द्विजगत से लेकर 6 जगत के वर्गीकरण को आपको समझाना है किस प्रकार से रहा है। तो वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। पहले द्विजगत के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। इसका प्रस्तावक कौन था? अरस्तु था। तो सॉरी, कैरोलस लीनियस था। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आपका जो द्विजगत प्रणाली है उसका जो है प्रस्तावक जो है कैरोलस लीनियस देखने को मिलता है, जो कि 1700 यहाँ पर अगर हम बात करें 58वें, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी गतिशीलता, पोषक जो है पोषण का तरीका, वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है समस्त जीवों के को जो है 2 समूहों में बांटा था, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। जो स्थिर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो चल सकते हैं और भोजन के लिए जो है दूसरों पर जो है निर्भर करते हैं। या फिर अगर हम बात करें कमी की तो यहाँ पर आपकी इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव के बीच में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें 3 जगत अवधारणा की तो यहाँ पर आपका जो आपका हैकल है वो 1886 में उसने प्रस्तावित किया था। नया जगत प्रोस्टिस्टा जो है आपके यहाँ पर दिया था। ये जो है आपके हैकल द्वारा दिया गया है 3 जगत अवधारणा। विवरण की अगर हम बात करें तो हैकल ने महसूस किया था कि कुछ जीव जो हैं न तो पूरी तरह से जो है पौधे हैं और न ही जंतु है। उन्होंने ऐसे सभी एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा में रखा था। सो यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा 4 जगत अवधारणा या फिर 4 जगत वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर कोपलैंड जो है आपके 1956 में उन्होंने ये प्रस्तावित किया था। नया जगत की अगर हम बात करें तो ये मोनरा देखने को मिलता है। विवरण की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद कोशिका की आंतरिक संरचना स्पष्ट हुई। कोपलैंड ने प्रोकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा से अलग करके मोनेरा जगत में रखा था। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है पंच जगत वर्गीकरण की।
तो ये जो आपकी आधुनिक जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक स्वीकार्य प्रणाली है। प्रस्तावक की अगर हम बात करें तो आर.एच. व्हिटेकर जो है 1969 में देते हैं। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में 1959 में बताया था, लेकिन ये जो है आपकी 1969 में रहता है। अगर हम बात करें पंच जगत अवधारणा के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये जो है 5 चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 जगत अवधारणा क्या है, तो यहाँ पर आपकी 3 डोमेन सिस्टम जो है इसको कहते हैं, इसके नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कार्ल वुर्ज जो है 1990 में जो है इसको प्रस्तावित किया था। इसका आधार जो है आपका 16S राइबोसोमल आरएनए जो है rRNA देखने को मिलता है। ये जो चीज़ें हैं उसकी देखने को मिल जाएगी। विवरण की अगर हम बात करें तो वुर्ज ने पाया था कि मोनेरा के भीतर जो है 2 समूह एक दूसरे में उतने ही अलग होते हैं जितने कि वे पौधे या जंतुओं से हैं। इसीलिए उन्होंने मोनेरा को 2 भागों में विभाजित किया था, आर्की और यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर यूकेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्राचीन यूकेरिया जो आपके बैक्टीरिया जो है कठिन परिस्थिति में रहते हैं, और यूकेरिया की अगर हम बात करें तो सामान्य वास्तविक बैक्टीरिया जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपके प्रोटिस्टा या पादप, कवक, जंतु देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा एक्टिनोडर्मेटा तक के सभी प्रमुख संघों के विशिष्ट लक्षणों और उनके वर्गीकरणों का जो है आपके या फिर वर्गों का जो है प्रमुख यहाँ पर आपको उदाहरण से के साथ आपको डिस्कस करना होता है। तो गैर कशेरुकीय जीव जो होते हैं वे जीव होते हैं जो कि पृष्ठरज्जु का अभाव होता है उनमें, और यहाँ पर हम बात करें सिलेबस के अनुसार पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका पहला देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा पोरीफेरा। तो ये सबसे सरल और आपके बहुकोशिकीय जीव है, जिसमें आपके सामान्यतः जो है स्पंज पाया जाता है, और इसको हम स्पंज भी कहते हैं। लक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शरीर पर जो है सूक्ष्म छिद्र और एक बड़ा निकास द्वार होता है, जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं। ऑस्ट्रिया से जो है जल प्रवेश करता है और ओपरकुलम से जो है आपके बाहर निकलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वर्गीकरण की, तो यहाँ पर आपके केरिया देखने को मिलता है, हेक्सा यहाँ पर टीनेलेडा देखने को मिलता है, डेस्मोस्पोंजिया देखने को मिलता है। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट जो देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। तो यहाँ पर हम बात करें लक्षण की, तो यहाँ पर आपके शरीर में एक ही गुहा होती है। इसमें अगर हम बात करें दंश कोशिकाएँ पाई जाती है, जो कि शरीर और शिकार में मदद करती है। और अगर हम बात करें वर्गीकरण की, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजोआ कहा जाता है। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवलिया और आपके हाइड्रा देखने को मिलता है। साइजोआ की अगर हम बात करें तो साइजोआ जो होता है वो आपके मुख्य रूप से जो है मेड्यूसा यानी कि छतरीनुमा होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ओरेलिया जेलीफिश होता है। अगर हम बात करें एंथोजोआ जो है केवल पॉलिप अवस्था और कोरल बनाते हैं। अगर हम बात करें मेट्रीडियम सी एनीमोन जो है आपका यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये जो है आपके एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा प्लेंटीहेलमिंथेस के बारे में। तो इन्हें जो हम यहाँ पर चपटेकर्मी भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो अधर के रूप में जो है आपके चिपका रहता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें ये जो है आपके सिलेंट्रेटा के बाद एक यहाँ पर टीनोफोरा भी आता है, वो आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें एक टीनोफोरा का नामक एक वर्ग भी है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। टीनोफोरा का लार्वा का नाम, टीनोफोरा की जो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती है वो भी, तो वो उसको भी ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है टीनोफोरा के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करें वो छूट गया है, लेकिन टीनोफोरा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा प्लेंटीहेलमिंथेस, इसमें अगर हम बात करें तो चपटेकर्मी इसको कहा जाता है। इनका जो शरीर होता है पृष्ठ अधर के रूप में होता है, चपटा होता है। मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें तो यह द्विपार्श्वी समिति और त्रिकोणीय होता है। उत्सर्जन के लिए जो है ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती है। तो ये जो है आपके देखने को मिल जाएगा। और वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर टर्बलेरिया जो है होता है स्वतंत्र जीवी होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया होता है। ट्रीमेटोडा देखने को मिलता है परजीवी चूसक और यहाँ पर आपका युक्त होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो फेसियोला हेप्टिका यकृत कृमि होता है। सिस्टोडा होता है फीता जैसे शरीर होता है और अंतः परजीवी होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें टीनिया सोलियम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो एस्के हेलमिंथेस देखने को मिलता है। नेमेटोडा देखने को मिलता है, गोलगर्मी कहा जाता है इसको। यहाँ पर हम बात करें मुख्य लक्षण जो है शरीर बेलनाकार होता है,
कुट प्रगुहा पाई जाती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। अगर आप बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर पेड़ के कीट जो होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें हाथी पाव जो वो चेरिया जो है ब्रैंक कॉफ्टी जो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी एस्केरिस देखने को मिलता है। ये जो है आपके एस्केलेंथिस के जो है जीव होते हैं। एनालिडा की अगर हम बात करें तो ये जो है शरीर खंडयुक्त होता है। इनका जो शरीर होता है गमन के लिए जो है सीटी और पैरापोडिया होता है। इनमें रक्त जो होता है बंद परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पॉलीकीटा होता है, कई पैरापोडिया युक्त होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें नेरिस। ओलिगोकीटा की अगर हम बात करें तो पैरापोडिया अनुपस्थित होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें केचुआ की तो हीरोडिनेरिया की अगर हम बात करें तो रक्त चूसक रक्त चूसने वाला होता है। खंड निश्चित होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जौक हो जाएगा। ये जो है हीरोडिनेरिया का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है ऑर्थोपोडा देखने को मिलता है। ऑर्थोपोडा की अगर हम बात करें तो ये जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य लक्षण जो है आपके संधि यहाँ पर आपके पाद होते हैं और काइटिन युक्त इनका बाह्य शरीर होता है। अगर हम बात करें शरीर जो है आपके सिर वृक्ष और उदर में बटा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य वर्ग की तो यहाँ पर आपके एक क्रस्टेशिया और आपके इंसेक्ट और आपके रेक्निडा होता है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा संघ मोलस्का। तो संघ मोलस्क का जो होता है ये जो है आपका यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें तो शरीर कोमल होता है और जो कि अक्सर जो है कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनमें जो है आपके मेटल और यहाँ पर रेतीली जीवा पाई जाती है और इसको हम गैस्ट्रोपोडा और आपकी यहाँ पर पेलिसीपोडा कहते हैं। और यहाँ पर आपकी ये जो है तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके यहाँ पर आपके यहाँ पर सेफेलोपोडा ये जो है आपके देखने को मिलेगा मोलस्का के प्रकारों में। तो मोलस्का के 3 प्रकार देखने को मिलता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। अगर हम बात करें एकाइनोडर्मेटा की तो यहाँ पर ये जो है विशेष रूप से समुद्री जंतु होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है कांटों से होती है बनी होती है। मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें जल संवहन तंत्र जो है पाया जाता है जो कि गमन और श्वसन में सहायक होता है। वयस्क में अरीय समिति होती है। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो एस्टेरोइडिया जो है तारा मछली जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एस्टेरियस देखने को मिलती है। एकाइनोडा यहाँ पर अगर हम बात करें एक्इनोइडिया देखने को मिलता है जो कि गोलाकार होता है और शरीर जो है आपके यहाँ पर अगर हम बात करें देखने को मिल जाता है सी आर्ची। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है होलूथोरोइडिया जो है देखने को मिलता है। खीरे जैसा शरीर होता है और अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये जो है आपके स्टार फिश अगर हम बोलते हैं तो स्टार फिश कुछ इस प्रकार से होती है। स्टार फिश का जो है डायग्राम देख लो। यहाँ पर हम बात करें चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी देखने को मिल रही है इसमें। और अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले इतना वीडियो अगर आपने देखा है तो एक निवेदन रहता है कि वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चैनल को आप ज्वाइन भी करो क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है चैनल को ज्वाइन करने से। तो यहाँ पर हम बात करें आप 59 रुपीज़ एंड 190 रुपीज़ में आप यहाँ पर हम बात करें चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले समय में आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी पाने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें विशिष्ट जीवों का अध्ययन जो है पेलोनोमा। यहाँ पर हम बात करें पेलानोम या फिर पीला जो है उसकी बाहरी आकृति और अगर हम बात करें स्वभाव और आपकी आवास और इसकी विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है वो क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पेलानोम जो होता है उसका झिंगा जो होता है उसके बारे में बात करनी है। तो पेलामोन होता है वो ताज़े पानी में एक महत्वपूर्ण सिंधीपाद होता है और भारत में यह आमतौर पर जो है आपके पाया जाता है। आवास की अगर हम बात करें और स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये ताज़ा पानी के नदियाँ और तालाबों और झीलों में पाया जाता है। स्वभाव की अगर हम बात करें तो निशाचर होता है, प्राणी होता है जो कि रात में अधिकतर या फिर अधिक सक्रिय होता है। सर्वाहारी होता है जो कि शैवाल, छोटे कीड़े और सड़े गले यहाँ पर हम बात करें कार्बनिक पदार्थों में को खाता है और पानी की सतह पर तैरता है, तरल पर जो है रेंगता है। अगर हम बात करें बाह्य आकृति की तो यहाँ पर आपके शरीर का आकार जो है आपके इनका शरीर लंबा और लगभग अगर हम बात करें बेलनाकार और दोनों सिरों पर जो है थोड़ा नुकीला होता है और इनका रंग जो है हल्का नीला और गहरापन
लिए होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर शरीर का विभाजन जो है, शरीर मुख्य रूप से जो है दो भागों में बटा होता है, शिरोवृक्ष और आपके केरापेस कहते हैं। इसी के लिए जो है अगले सिरे पर जो है एक लंबी दंतेदार चोंच जैसी संरचना होती है। और अगर हम बात करें रोस्ट्रम कहते हैं इसको। और उदर की अगर हम बात करें तो इसका पिछला भाग जो है जिसमें आपके 6 गतिशील खंड होते हैं और अंत में जो है एक त्रिकोणीय संरचना होती है जिसे हम यहाँ पर हम बात करें जिसे जो है टेलसन कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें उपांग की तो पेलामोन में कुल 19 जोड़ी संयुक्त संधि जो है युक्त उपांग पाए जाते हैं। 6 जोड़ी सिर पर होते हैं और 8 जोड़ी जो है वृक्ष पर होते हैं। और हम बात करें 6 जोड़ी उदर पर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेत्र की तो इसमें आपके 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। वृंत पर जो है आपके टीके होते हैं। ये जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। पीला जो होता है इसको हम सेब गेंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें जो गेंगा का नाम आ रहा है गोगा है यहाँ पर। तो गोगा जो होता है यहाँ पर हम बात करें इसको सेब गोगा भी कहते हैं पीला का जो है। तो सेब गोगा जो है आपका यहाँ पर हम बात करें इसको हम यहाँ पर पीला मोलस्का का जो है संघ प्राणी भी कहते हैं। और ये जो है आपके मोलस्का का जो संघ होता है उसका प्राणी होता है जो कि मुख्य रूप से जो है कुंडली नुमा खोल के लिए जो है जाना जाता है। आवास और अगर हम बात करें स्वभाव की तो यहाँ पर आपका मीठे पानी की तालाबों, झीलों और धान की खेतों में पाया जाता है। जलीय वनस्पति में प्रचुर मात्रा में होता है। और अगर हम बात करें स्वभाव की तो यहाँ पर ये जो है उभयचर प्राणी होता है। यह पानी में जो है गिल्स और अगर हम बात करें ज़मीन पर जो है पल्मोनरी सेक से शोषण करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यह जो है शाकाहारी होता है, जलीय पौधों में को खाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है ग्रीष्म निष्क्रियता में चला जाता है। ये जो है आपके देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें अगर कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो ये जो है आपके सूखे से बचने के लिए जो है निष्क्रिय हो जाता है। अगर हम बात करें बाहरी आकार की तो जो गेंगा होता है वो यहाँ पर आपका बाहरी आकृति उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी बाहरी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कवच जो है होता है यहाँ पर अगर हम बात करें पीला का पूरा जो शरीर होता है एक मजबूत और यहाँ पर पट्टी होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुंडली खोल के अंदर सुरक्षित रहता है। खोल का जो शीर्ष होता है एपेक्स कहलाता है। खोल के मुख को ढकने के लिए जो है एक ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। और अगर हम बात करें आपका जो शरीर जो होता है वो यहाँ पर हम बात करें विभाजित होता है। कवच के अंदर जो है नरम शरीर 4 भागों में बटा होता है। सिर, पाद, यहाँ पर हम बात करें विसरल मांस और अगर हम बात करें मेटल देखने को मिलता है। तो ये जो शरीर होता है शरीर को ढकने वाले एक पतली झिल्ली होती है जो कि कवच का निर्माण करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो जाता है आपका पैरामीशियम। इसकी संरचना और पोषण और प्रजनन विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो पैरामीशियम होता है उसकी यहाँ पर सुप्रसिद्ध एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जिसे हम यहाँ पर हम बात करें उसकी आकृति और यहाँ पर हम बात करें स्लीपर एनिमल्क्यूल भी कहा जाता है। यह ताजे पानी के तालाब, पोखरों और अगर हम बात करें स्थिर पानी में पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें इसकी संरचना, पोषण, प्रजनन के विस्तृत बारे में तो यहाँ पर हम बात करें संरचना के बारे में तो आकृति और यहाँ पर आपका आकार जो होता है यह सबसे लंबा बेलनाकार चप्पल के तलवे जैसा दिखाई देता है। इसका जो पिछला सिरा होता है नुकीला होता है, अगला सिरा जो है कुंडल होता है, पेलिकल होता है जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें शरीर जो होता है पूरी यहाँ पर हम बात करें एक पतली परत और लचीली लेकिन अगर हम बात करें दृढ़ झिल्ली होती है इसमें जिसे हम पेलिकल कहते हैं और शरीर के आकार को बनाए रखती है। ये किस में होता है ये पहले हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम बात करें पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में अगर आपने डायग्राम नहीं देखा है तो यहाँ पर गूगल के माध्यम से डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ज़्यादा लचीला होता है। पैरामीशियम छोटा प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम जो होता है द्विकोशिकीय जीव होता है। यहाँ पर हम बात करें सीलिया जो होता है शरीर की सतह पर हजारों की संख्या में यहाँ पर आपके जो यहाँ पर हम बात करें बाल जैसी संरचना होती है। इसको हम यहाँ पर हम बात करें फिलामेंट्स भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है एक्टोप्लाज्म होता है और हम बात करें एंडोप्लाज्म होता है। तो बाहरी और स्वच्छ यहाँ पर हम बात करें और सकरा भाग होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो होता है आंतरिक दानेदार और आपके अंगक होते हैं इसमें।
अगर हम बात करें केंद्रक की, तो यहाँ पर इसमें दो प्रकार के केंद्रक होता है। यहाँ पर हम बात करें मेगा न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर हम बात करें गुर्दे के आकार का, जो कि दैहिक गतिविधियों का नियंत्रित करता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो है गोल, छोटा और गोल, और आपके जो प्रजनन को नियंत्रित करता है। संकुचन रिक्तिकाएं जो होती है शरीर में, जो है जल संतुलन के लिए जो है दो रिक्तिकाएं वो होती है। पोषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो पोषण जो होता है, पैरामीशियम जो है जो प्राणी सम पोषण होता है, यानी कि यह ठोस कार्बनिक पदार्थ को खाता है, भोजन को ग्रहण करता है। इसके शरीर के एक तरफ जो है तिरछी खांच होती है, जो कि खांच मुख्य खांच कहते हैं उसको। सीलिया के गति के से जो है पानी की धार के साथ भोजन को जो है आपके यहाँ पर साइटोस्टोम तक पहुँचाती है। पाचन की अगर हम बात करें तो भोजन जो है एक थैली खाद्य रिक्तिका में जो है बंद हो जाता है। यह रिक्तिका जो है एंडोप्लाज्म में घूमती है, और यह जो एंडोप्लाज्म यहाँ पर हम बात करें एंजाइम द्वारा जो है आपके भोजन का पाचन करने से पहले अम्लीय और आपके क्षारीय माध्यम होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें अवशोषण की, तो पचा हुआ भोजन जो है कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाता है। और बहिक्षेपण की अगर हम बात करें तो पचे भोजन का शरीर में जो है एक निश्चित बिंदु, जिसे हम साइटोप्रोडक्ट्स कहते हैं, और अगर हम बात करें एनाल स्पॉट कहते हैं, इससे बाहर निकाल दिया जाता है। प्रजनन विधि की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम मुख्य रूप से जो है दो विधियां द्वारा जो है आपके प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन और आपकी लैंगिक प्रजनन करता है। अनुकूल परिस्थिति में होता है ये आपका अलैंगिक जनन, और आपके यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले माइक्रो न्यूक्लियस सोमसूत्री विभाजन द्वारा जो है, और अगर हम बात करें मैक्रो न्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन जो है देखने को मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है उसके बाद होता है, और आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर हम बात करें पैरामीशियम एक दूसरे के यहाँ पर पास आते हैं और अपना मुख सतह से जो है जोड़ सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके इनके बीच में जो है आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है। यह प्रक्रिया जो है प्रजाति की जीवन शक्ति को यहाँ पर जीवित करने में मदद करती है। अगर हम बात करें, ये जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के लिए। यूनिट सेकंड की भी इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकंड का पीडीएफ एक ही रहने वाला है, मैं पीडीएफ को ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आपका जो सेकेंड यूनिट और यूनिट फर्स्ट का पीडीएफ एक ही रहने वाला है, वीडियो भी एक ही रहने वाला है। इन दोनों पीडीएफ पर जो है आपके, यानी कि अगर हम बात करें इस पीडीएफ पर मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहने वाला है वो वीडियो में मैं आगे आपको बता दूंगा। सो ये जो है आपके यूनिट सेकंड का यहाँ पर अगर हम बात करें मैंने ऐड कर दिया है इसी पीडीएफ में। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट सेकंड जो आपके रहने वाली है वो रहने वाली है, यहाँ पर अगर हम बात करें सेल बायो और आपकी नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट बायोलॉजी और सेल बायो के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें यूनिट सेकंड को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट बायोलॉजी, और हम बात करें यहाँ पर जो सेल बायोलॉजी होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात करें किस प्रकार से रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है कि बहुरूपता जो है आपकी क्या होती है। यहाँ पर हम बात करें लिया में बहुरूपता क्या है, और पोलिप और आपके मेड्यूसा के क्या कार्य हैं उसके बारे में बात करनी है। यूनिट थर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपके मेंबरशिप के ऊपर बेस रहने वाला है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और इस पीडीएफ का पासवर्ड मैंने यहाँ पर हम बात करें वीडियो के अंत में बताया हुआ है, तो उस पीडीएफ का पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और पीडीएफ का पासवर्ड चाहिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अंत में आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ का पासवर्ड। तो यहाँ पर हम बात करें बहुरूपता का क्या अर्थ होता है। एक ही जाति के जीव जो होते हैं उसमें एक से अधिक शारीरिक रूपों का प्रयोग पाया जाता है, रूपों का पाया जाता है। और हम बात करें ओबलिया जो है आपके ट्राइकोमॉर्फिक होते हैं, कॉलोनी होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इसमें 3 प्रकार के जीवक पाए जाते हैं। पहला आपका पॉलिप, यहाँ पर हम बात करें बेलनाकार होता है, कॉलोनी क्या जो है सिरों पर स्थित होता है, और इसके ऊपर जो है आपके डेटा कल्स होते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, बीच में मुख होता है। और कार्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य जो है आपके पोषण है, और अगर हम बात करें भोजन पकड़ना होता है।
और अगर हम बात करें उससे पूरा कॉलोनी के लिए जब बचाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से जो है कार्य होता है यहाँ पर हम बात करें पॉलिप का। तो यहाँ पर हम बात करें आपके ब्लास्टोस्टाइल क्या होता है, तो ये जो आपके क्लब के आकार का होता है और ये जो ना तो मुख होता है और ना ही यहाँ पर टेटाकलस होता है। कार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अलैंगिक जनन जो होता है, मुकुलन जो है उसके द्वारा जो है आपके मेड्यूसा का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम बात करें आपके मेड्यूसा जो होता है वो यहाँ पर आपका संरचना की अगर हम बात करें तो ये छतरी के आकार का होता है और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जीवक होता है। कार्य की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। ना तो ना यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें नर और मादा जनन अंग होते हैं और यह जो प्रजाति होती है प्रकीर्णन में मदद करती है या करता है ताकि नए कॉलोनियाँ एक दूसरे से दूर दूर बन सकें। सो ये जो आपके देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो देखने को मिल जाएगा कोरल लीफ देखने को मिलता है। प्रवाल भित्तियों में जो है 3 प्रकार के जो है यहाँ पर कोरल लीफ पाए जाते हैं। रिंग बैरियर अट्रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करें आपकी किनारी प्रवाल क्या होते हैं, अवरोधक प्रवाल क्या होते हैं और अगर हम बात करें एटोल प्रवाल क्या होते हैं उनके बारे में बात करनी है। प्रवाल भित्ति जो है समुद्री जीवों द्वारा स्त्रावित कैल्शियम कार्बोनेट से बनी विशाल संरचना होती है। स्थिति और बनावट के आधार पर जो है 3 प्रकार की होती है। किनारी प्रवाल भित्ति यह सबसे सामान्य प्रकार की भित्ति होती है, सीधे महाद्वीप या फिर द्वीप के तट से जुड़ी रहती है या होती है। तो यहाँ पर हम बात करें यह तट और बीच के यहाँ पर हम बात करें भित्ति के बीच में जो है आपके या फिर हम बात करें कोई पानी नहीं होता। यहाँ पर हम बात करें बहुत ही उथली खाई में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो तट पर पाए जाते हैं, भित्ति के बीच में पाए जाते हैं। और हम बात करें जहाँ पर कोई पानी नहीं होता है और बहुत ही उथली जगह पर यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो दक्षिणी फ्लोरिडा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। अवरोधक जो यहाँ पर प्रवाल भित्ति होती है तो यहाँ पर आपका यह तट से दूर पाए जाते हैं। तट या फिर अगर हम बात करें मुख्य भित्ति के बीच में एक चौड़ी और गहरी पानी की पतली पट्टी होती है जिसे हम लेंगून कहते हैं। और अगर हम बात करें यह जो है आपके यहाँ पर जहाज के आवागमन में बाधा उत्पन्न करती है, इसीलिए जो है अवरोधक कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। एटोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो है एक अंगूठी या फिर घोड़े की नाल के आकार की भित्ति होती है या बीच में गहरे लेंगून का घेरे रहती है बीच। लेकिन अगर हम बात करें बीच में कोई भी यहाँ पर हम बात करें द्वीप नहीं होता है, अक्सर पानी में डूबक कर छुपा रहता है। और हम बात करें अक्सर खुले समुद्र के यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर बना होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह और मालदीव देखने को मिलता है। और टॉर्सन यहाँ पर हम बात करें गैस्ट्रोपोडा में जो है टॉर्सन की प्रक्रिया का क्या महत्व है, तो टॉर्सन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस्ट्रोपोडा के लार्वा के विकास के दौरान इसका जो है विसरल मास 180 डिग्री कोण पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें विपरीत दिशा में घूम जाता है। यहाँ पर हम बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पर आपका टॉर्सन के कारण जो है मेटल केविटी आगे की ओर आ जाती है और यहाँ पर आपके इसमें खतरा होने पर गेंगा अपने संवेदनशील सिर और आपके यहाँ पर स्पर्शकों को पहले कवच के अंदर खींच सकता है और अंत में जो है अपने पैर द्वारा जो है बना यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें अपने पैर को यहाँ पर अगर हम बात करें जिसे अपर कुलम द्वारा जो है बंद कर लिया जाता है। अगर हम बात करें श्वसन और आपकी स्वच्छता तो मेटल केविटी जो है इसके आगे आने से शुद्ध ताज़ा पानी जो होता है सीधे गिल्स तक पहुंच जाता है। यदि पीछे होता तो वह चलने के कारण जो है उड़ने वाली धूल और आपकी गंदगी गिल्स की को बाधित कर सकता है। संवेदी लाभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ऑस्ट्रोफेरिडियम एक संवेदनशील अंग होता है। अब अगर हम बात करें आगे की ओर स्थित होता है जिससे अगर हम बात करें जीव अपनी और पानी की गुणवत्ता और आपके भोजन की जांच से पहले ही कर सकता है। संतुलन की अगर हम बात करें तो यह शरीर के भारी विसरल मांस को केंद्र में लाने में मदद करता है जिससे जीव को रेंगने में आसानी होती है। हेल्मथीज ने जो है आपके अनुकूलन के बारे में अगर हम बात करें तो परजीवी हेल्मथीज जो होता है उसमें पाए जाने वाले किन्हीं 3 रूपात्मक अनुकूलनों को लिखिए। तो परजीवी हेल्मथीज जो होते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें फेसिओला हेप्टिका या फिर लीवर फ्लूक जो होता है उसको मेजबान के शरीर के अंदर जीवित रहने के लिए जो है कई बदलाव कराने पड़ते हैं। इसमें 3 प्रमुख यहाँ पर रूपात्मक यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चिपकने वाले अंगों की उपस्थिति, मेजबान के शरीर
के अंदर टिके रहने और बहने के से बचने के लिए इसमें विशेष अंग होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो फेसियोला में जो है आपके दो चूषक होते हैं, एक मुखीय चूषक और आपके दूसरा आपका एसिटाबुलम यहाँ पर चूषक होता है, जो कि आपकी मेजबान के ऊतकों में मजबूती से जुड़ा रहता है। सुरक्षात्मक आवरण की अगर हम बात करें तो मेजबान के पाचन तंत्र या फिर अगर हम बात करें शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए जो मेजबान के पाचन एंजाइम और एंटीबॉडीज़ से बचने के लिए जो है शरीर का जो है एक मोटी प्रतिरोधी क्यूटिकल और यहाँ पर हम बात करें टेगुमेटा की परत होती है। यह परत जो है आपके बाहरी रसायनों से रक्षा करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है संवेदी और आपके चलन अंगों का ह्रास, तो परजीवी के रूप में रहने के कारण जो है इन्हें भोजन खोजने और भागने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए जो है इनमें जो है आपके यहाँ पर आपकी आँखें जटिल संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं। साथ ही जो है वयस्क में चलने वाले अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो है लुप्त हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत हो जाती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है मधुमक्खी का सामाजिक गठन की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी में जो है आपके छत्ते में रानी, ड्रोन और श्रमिक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो मधुमक्खियाँ जो है होती है वो कीट जगत में जो है सामाजिक संगठन और श्रमिक विभाजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है, पेश करती है। एक ही छत्ते में 3 अलग अलग श्रेणियों की मक्खियाँ रहती है, जो संरचना और यहाँ पर कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें अगर हम बात करें रानी मक्खी जो होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो रानी मक्खी जहाँ छत्ते की जननी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है। संख्या की अगर हम बात करें तो एक छत्ते में केवल एक रानी होती है। विशेषता की अगर हम बात करें तो ये छत्ते की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी मक्खी होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसके पैर जो होते हैं मजबूत होते हैं, और क्योंकि ये इसके छत्ते पर लगातार चढ़ना पड़ता है, इसीलिए जो है, लेकिन अगर हम बात करें इसके पास जो है परागकण जो है आपके इकट्ठा करने के लिए जो है अंग नहीं होते हैं। अगर हम बात करें भूमिका की तो इसका मुख्य कार्य जो है अंडे देना होता है। यह स्वस्थ रानी अपनी जीवन काल में प्रतिदिन जो है आपके एक स्वस्थ जो रानी मक्खी होती है वो एक दिन में जो है आपके 2000 अंडे दे सकती है। अगर हम बात करें मेड्यूबुलर ग्रंथि की तो ये जो है आपके एक विशेष रसायन स्रावित करती है, जिसे यहाँ पर रानी पदार्थ कहते हैं। ये रासायनिक जो आपका मादा जो मक्खी होती है, श्रमिक होता है, उसका बोझ बनाए रखता है और छत्ते को यहाँ पर एकता के सूत्र में बांधता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है नर मधुमक्खी, तो यहाँ पर हम बात करें इसको हम ड्रोन भी कहते हैं। छत्ते के नर सदस्य होते हैं जिसका जो है जीवन काल केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। एक छत्ते में इसकी संख्या जो है कुछ 100 से लेकर आपके 300 तक हो सकती है। विशेषता की अगर हम बात करें तो ये आकार में जो है रानी से छोटे, लेकिन अगर हम बात करें श्रमिकों से बड़े और भारी होते हैं। इनके जो है पास न होते इनके पास जो है न तो डंक होता है और न ही मोम ग्रंथि होती है। तो मोम ग्रंथि जो है रानी मधुमक्खी के पास होती है। इनके पास ना तो डंक होता है ना कोई चीज़ होती है। भूमिका की अगर हम बात करें तो इनका जो है एकमात्र कार्य जो है आपकी रानी मधुमक्खी जो होती है उसमें हस्तमैथुन कराना और डंक का जो है निष्कासन कराना है। मैथुन के दौरान जो है आपके यहाँ पर नर अक्सर मर जाते हैं, और यदि भोजन की कमी हो तो यहाँ पर श्रमिक मक्खियाँ जो है छत्ते से बाहर निकल जाती है या निकाल देती हैं, क्योंकि ये भोजन संग्रहण में कोई बदलाव नहीं या फिर अगर हम बात करें संग्रहण में मदद नहीं करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो देखने को मिल जाता है श्रमिक मधुमक्खी के बारे में, तो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है छत्ते की सबसे छोटी लेकिन अगर बात करें सबसे सक्रिय सदस्य होती है। आनुवंशिक रूप से जो है यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर आपका मादा होती है, लेकिन अगर हम बात करें प्रजनन करने में असमर्थ होती है। संख्या की अगर हम बात करें तो छत्ते में इनकी संख्या जो है सबसे अधिक होती है, 20,000 से लेकर 60,000 तक होती है। अगर हम बात करें छत्ते का जो यहाँ पर सारा काम जो है इन्हीं के कंधे पर होता है, जिससे इनकी आयु जो है अनुसार अगर हम बात करें बांटा जा सकता है। सफाई और नर्सिंग की अगर हम बात करें तो युवा श्रमिक छत्ते की सफाई करती है। लार्वा यहाँ पर हम बात करें और रानी को रॉयल जेली हिलाती है। अगर हम बात करें निर्माण की तो यहाँ पर आपका जो इसमें पेट का पर जो है मोम ग्रंथि होती है, जिससे जो है आपके छत्ते का जो है कोठरियाँ बनती है। अगर हम बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पर ये छत्ते के द्वारा जो है गहरा पहरा देती है, और अगर हम बात करें दुश्मनों पर जो है डंक से हमला करती है। भोजन की अगर हम बात करें तो उम्र बढ़ने पर जो है ये बाहर जाकर फूलों से जो है आपके मकरकंद और आपकी पराग इकट्ठा करती हैं। ये जो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दीर्घ लघुत्रात्मक के बारे में, तो यहाँ पर आपका पहला आपका हो जाएगा पोरीफेरा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाल तंत्रों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपका ये जो है नाल तंत्र दे रखा है, ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें एक ऑस्ट्रिया का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका नाल तंत्र देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें पोरीफेरा संघ जो है उसके जीवों के शरीर में सूक्ष्म छिद्रों और नलिकाओं का एक जटिल जाल होता है, इसे हम नाल तंत्र कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण जो है यहाँ पर हम बात करें श्वसन करना है, पोषण करना है और उत्सर्जन करने में सहायता करना होता है। नाल तंत्र के प्रकारों का अगर हम बात करें कौन कौन से हो जाएगा, एस्कॉन होता है, दूसरा आपका साइकोन होता है और तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ल्यूकॉन, यहाँ पर प्रकार देखने को मिल जाता है। तो एस्कॉन प्रकार की अगर हम बात करें तो ये सबसे सरल प्रकार का जो है तंत्र पाया जाता है, ऑस्ट्रिया के माध्यम से जो है स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और ओपरकुलम से बाहर निकल जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें ल्यूकोसोलिनियम यहाँ पर आपका होता है। अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है एस्कॉन से थोड़ा जटिल होता है और ये जो है आपके इसमें जो है शरीर की जो है दीवारें होती है मुड़कर इनकर्टेर और रेडियल नहरें बनाती है। और हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है साइकोन जो है उदाहरण देखने को मिल जाएगा ल्यूकॉन प्रकार की अगर हम बात करें तो ये सबसे जटिल प्रकार का तंत्र होता है। इसमें अगर हम बात करें तो स्पंज गुहा लगभग समाप्त हो जाती है, छोटे छोटे यहाँ पर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन जाते हैं और उदाहरण की अगर हम बात करें तो स्पंजिलेना देखने को मिलता है। नाल तंत्र का महत्व की अगर हम बात करें तो पोषण, उत्शोषण और उत्सर्जन यहाँ पर आपके सहायक हो जाता है। तो ये जो आपका महत्व देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा तारा मछली का जल संवहन तंत्र की अगर हम बात करें तो एस्टेरियास के जल संवहन तंत्र की जो है आपके जल संवहन तंत्र की संरचना और उसके कार्यों यानी कि यहाँ पर हम बात करें चलन और आपके श्वसन का विस्तार से वर्णन करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टेरियास की अगर हम बात करें तो इसमें जल संवहन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, कार्य किस प्रकार से होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तारा मछली की अगर हम बात करें तो इसमें पाए जाने वाले जो है तंत्र वास्तव में एक संशोधित गुहा है जो कि तरल पदार्थों से भरा होता है। यहाँ पर इसे जो है एम्ब्यूलेक्रल तंत्र भी कहते हैं। अगर हम बात करें संरचना के मुख्य भाग की तो मेट्रेपोराइट जो होता है यह एक छलनी जैसी प्लेट होती है जिससे पानी तंत्र में प्रवेश करता है। स्टोन कैनाल की अगर हम बात करें तो ये एस आकार की नली होती है जो कि मेट्रेपोराइट की वो घेरे रहती है या फिर रिंग कैनाल से जुड़ी होती है। अगर हम बात करें रिंग कैनाल की तो मुख के चारों ओर जो है स्थित एक वृत्ताकार नली होती है। रेडियल कैनाल की अगर हम बात करें तो रिंग कैनाल के 5 नलिका जो है निकलती रहती है और जो कि आपके प्रत्येक भुजा में पाई जाती है। ट्यूब फीट की अगर हम बात करें तो ये आपके रेडियल कैनाल से जुड़ी छोटी नलिकाएं होती है। इनके अगर हम बात करें 3 भाग होते हैं, एम्पुला यहाँ पर हम बात करें पोडियम और शक्कर होता है। ये जो है आपकी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जल संवहन तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके चलन तो ये तारा मछली का मुख्य कार्य है और ट्यूब फिट में जो है आपके हाइड्रोलिक दबाव के कारण जो है ये सतह पर चिपकते हैं और अगर हम बात करें छूटते हैं और जिससे जो है आपकी मछली आगे बढ़ती है। श्वसन की अगर हम बात करें तो ट्यूब फीट की पतली दीवारें पानी से ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मदद करती है। भोजन पकड़ना तो यहाँ पर आपकी ट्यूब फीट की मदद से तारा मछली अपने शरीर को जो है मजबूती से पकड़ कर लेती है। और हम बात करें आपके संवेदी कार्य की अगर हम बात करें तो ट्यूब फिट के सिरे स्पर्श और आपके रसायनों के प्रति संवेदनशील होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा सेल बायो। तो सेल बायो किस प्रकार से रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करनी है इसमें। तो कोशिका सिद्धांत जो यहाँ पर अगर बात करें क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जीवन की यहाँ पर हम बात करें, मान लो यहाँ पर आपका शरीर है तो वो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। तो इसको हम इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था आपके श्वान और स्लाइडर ने किया था, ये आपका यहाँ पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें बाद में जो आपके रुडोल्फ विर्चो जो था उसने जो आपकी यहाँ पर ये जो है जो कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है, वो यहाँ पर ये सिद्धांत उसने दिया था। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा आधुनिक कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या है।
तो यहाँ पर हम बात करें सभी जीवित जो प्राणी होते हैं एक ही या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उत्पाद दो से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद जो कोशिका होती है उनके द्वारा बना होता है। और अगर हम बात करें आनुवंशिकता की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं में जो है आपके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है। और अगर हम बात करें इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। उपापचय की अगर हम बात करें तो शरीर की सभी रासायनिक और शारीरिक क्रियाएं जो होती है यहाँ पर हम बात करें कोशिका के भीतर संपन्न होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपवाद की तो विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं और क्योंकि इसमें वे कोशिका की संरचना प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा राइबोसोम। तो कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में राइबोसोम जो उसकी संरचना 70S और 80S स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें राइबोसोम जो होता है अति सूक्ष्म दानेदार संरचना होती है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसकी कोशिका का जो इंजन के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिलता है जो कोशिका होती है वो 70S और आपकी 80S का होता है उसमें राइबोसोम। यहाँ पर हम बात करें तो राइबोसोम की जो दो उपकलाएँ होती है सब यूनिट होती है उससे बनकर बना होता है। तो एक तो बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी होती है। तो ये जो है आपकी यहाँ पर इसको अगर हम बात करें तो इसको हम स्वेबर्ग यूनिट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ये एक अवसादी गुणांक है। और ये जो है आपके एस यहाँ पर होता है 70S। ये आपके प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका द्रव में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ये जो आपके 60 और 40 से मिलकर बना होता है या 50 और 30 से मिलकर बना होता है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड नेक्स्ट हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा लाइसोसोम में लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली को क्यों कहा जाता है उसके बारे में बात करनी है। तो इसके बहुरूपता को समझाइए। तो लाइसोसोम एक यहाँ पर हम बात करें एक झिल्ली से घिरा होता है छोटी थैली जैसा होता है और शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम बात करें इसको हम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो पुरानी हो जाती है लाइसोसोम फट जाता है। और अगर हम बात करें इस उनके भीतर जो है पाचक एंजाइम जो है अपनी कोशिका के अंगों का पाचन कर देते हैं और इनके जो है परिणाम स्वरूप जो है पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण से जो है कोशिका की जो है उसको आत्मघाती कहा जाता है। लाइसोसोम को बहुरूपता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लाइसोसोम अपने कार्यों के आधार पर जो है अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि पहला आपका हो जाता है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा आपका द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा आपका अवशिष्ट काय और चौथा आपका स्वभोजी रजदानी। ये जो है आपके देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा साइक्लोस्टोकेलेटन जो है आपकी माइक्रो ट्यूबुलस और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो साइक्लोस्टोलेटन जो होता है कोशिका के भीतर जो है प्रोटीन तंतु का एक जटिल नेटवर्क होता है। कोशिका को आकार प्रदान करता है और यांत्रिक शक्ति देता है। दो मुख्य घटक होते हैं माइक्रोट्यूबुलेट्स ब्यूल्स और आपके माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं उनके बारे में बात करनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें और माइक्रोफिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी संरचना जो होती है यह खोखली नली जैसी संरचना होती है, यह ठोस संरचना होती है। यहाँ पर हम बात करें ये जो है आपके यहाँ पर हम बात करें प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके ये जो है आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये जो आपके एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हम बात करें आपका व्यास। तो इनका जो व्यास होता है लगभग आपका 25 nm होता है। और अगर हम बात करें इनका जो है 7 यहाँ पर नैनोमीटर होता है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा मुख्य कार्य जो होता है कोशिका विभाजन का, तो सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है। कोशिका की गति जो है और मांसपेशियों का संकोचन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करें साइटोस्केलेटन का कार्य जो है कोशिका का आकार होता है, कोशिका की गति होती है, कोशिका विभाजन जो होता है ये जो है इसका कार्य होता है। और हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियोलस केंद्रिक की संरचना और इसके कार्य के बारे में वर्णन करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम क्या होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। यहाँ पर हम बात करें केंद्रिक कोशिका के केंद्र के भीतर जो है पाए जाने वाले एक संघन यहाँ पर गोलाकार और अगर हम बात करें बिना झिल्ली वाला अंगक होता है और राइबोसोम का कारखाना कहा जाता है इसको।
केंद्रिक की संरचना की अगर हम बात करें तो केंद्रिक की कोई बाहरी झिल्ली नहीं होती है। सूक्ष्मदर्शी भी इसे देखने पर जो है मुख्य रूप से जो है 4 भागों में दिखाई देता है। अनाकार जो होता है मैट्रिक्स और एंगुलर जोन होता है, फाइब्रिल जोन होता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है तो कुछ इस प्रकार से जो आपका न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रिक के मुख्य कार्य जो है आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता होता है और कोशिका चक्र का नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा संरचना, इसके जीनोम का संगठन और कोशिका के पावर हाउस के रूप में इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें कोशिका जो है श्वसन के माध्यम से जो है एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा उत्पन्न करती है। अल्ट्रा संरचना की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। बाहरी झिल्ली जो है एक चिकनी होती है और पोरीन नामक प्रोटीन होता है जो अणु के आवागमन में मदद करता है। आंतरिक झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये झिल्ली जो है अंदर की ओर मुड़कर उंगली जैसी संरचना क्रिस्टी बनाती है और क्रिस्टी श्वसन के लिए जो है यहाँ पर जो है सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो है तरल भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो श्वसन एंजाइम, राइबोसोम, डीएनए होता है और एफ कण जो है आपके F1 कण जो होते हैं क्रिस्टी की सतह पर टेनिस रैकेट के कारण होता है। और हम बात करें यहाँ पर जीनोम संगठन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक अर्ध स्वायत्त अंग होता है, जबकि हम बात करें यहाँ पर जो अपना वृत्ताकार डीएनए जो होता है यहाँ पर आपका होता है। इसमें अगर हम बात करें अपने स्वयं को यहाँ पर 70 एज राइबोसोम होता है। यह अपनी कुछ प्रोटीन का संश्लेषण और स्वयं कर सकता है और स्वयं विभाजित हो सकता है। यहाँ पर हम बात करें कार्य की तो यहाँ पर आपका ये एटीपी उत्पादन करता है, कैल्शियम संचयन करता है, यहाँ पर हम बात करें पोटोरिसिस कहते हैं। और हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है अंतःप्रद्रव्य जालिका और आपके गोल्जिकाएं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वो उपकरण की संरचना और उनके बीच में कार्यात्मक संबंध को समझाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यह झिल्लियों का एक नेटवर्क है जो कि 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम बात करें किस प्रकार से रहता है। यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपकी खुरदरी जो होती है और चिकनी होती है, दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि प्रोटीन संश्लेषण और आपके परिवहन का कार्य करती है और ये जो है लिपिड और आपके स्टेरॉइड का निर्माण करती है। विषहरण यहाँ पर इसमें मदद करती है। कुछ इस प्रकार से जो है रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार से रहता है, ये जो है आपके गोल्जी उपकरण जो होता है ये आपका चपटी थैलीनुमा संरचना होता है उसका, इसको हम यहाँ पर आपका सर्टोनी कहते हैं। और हम बात करें इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, सिस फेरस और यहाँ पर हम बात करें ट्रांसफेरस कहते हैं। जो कि यहाँ पर हम बात करें सिस फेरस होता है वो आपका प्राप्त करने वाला है और यहाँ पर ट्रांसफेरस जो होता है भेजने वाला होता है। कार्यात्मक संबंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है और अगर हम बात करें गोल्जिकाए होता है मिलकर एक कारखाने और पैकिंग यूनिट की तरह काम करता है। संश्लेषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन बनाता है और यहाँ पर जो स्मूथ होता है वो यहाँ पर आपका लिपिड बनाता है। परिवहन की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ छोटे छोटे पुटिकाओं में बंद होकर गोल्जिकाए के सिस यहाँ पर आपके फेरस तक पहुँचते हैं। और रूपांतरण की अगर हम बात करें तो गोल्जिकाए में इन प्रोटीन और लिपिड के बदलाव किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोसिलेशंस और कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, पैकेजिंग और आपके वितरण। तो गोल्जिकाए जो होता है इन तैयार पदार्थों को टैग लगाता है और उन्हें जो है आपके कोशिका के अंदर जो है और बाहर उनके सही स्थान पर भेजता है। अगर हम बात करें केंद्रक जो होता है वो यहाँ पर इंटरफेस केंद्रक की विस्तृत संरचना और न्यूक्लियर यहाँ पर और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जो है होने वाले परिवहन की व्याख्या की करें तो इसके बारे में बात करना है किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करें इंटरफेस न्यूक्लियस की विस्तृत संरचना की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी वह अवस्था है जब कोशिका विभाजित नहीं होती है और ये समय के जो है आपके इस समय जो है केंद्रक सबसे अधिक सक्रिय होता है और इसकी संरचना जो है निम्नलिखित देखने को मिल जाएगी। केंद्रक झिल्ली जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो उसकी संरचना यहाँ पर आपके बाहरी यहाँ पर आपके झिल्ली की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है
ये जो झिल्ली होती है दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी जो झिल्ली होती है वो यहाँ पर आपके एंडोप्लाज्मिक होती है। और अगर हम बात करें दोहरी झिल्ली के बीच में जो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यहाँ पर हम बात करें इसमें केंद्रक रस भी कहते हैं इसको। और अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है यहाँ पर पारदर्शी अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसमें आपके एंजाइम प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्रोमेटिड जाल जो होता है इंटरफेस के दौरान जो है डीएनए धागे के समान जो है उलझी हुई संरचना में होता है और जिससे जो है आपके क्रोमेटिन कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो दो क्षेत्र होते हैं यूक्रोमेटिन और आपके हेट्रोक्रोमेटिन। केंद्रिका की अगर हम बात करें तो ये केंद्रक के अंदर एक सघन गोल संरचना है जिसमें अगर हम बात करें झिल्ली नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य जो है आपके आरएनए का संश्लेषण करना है, राइबोसोम का जो है निर्माण करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका न्यूक्लियर यहाँ पर पोर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें किस प्रकार से रहता है तो केंद्रक झिल्ली की पूरी तरह से जो है बंद नहीं होती है बल्कि आपका इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जब छिद्र विशेष प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। संरचना की अगर हम बात करें तो अष्टकोणीय द्वार की तरह होती है या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है और केंद्रक के बीच में जो है गेट कीपर का काम करता है। न्यूक्लियर पोर के माध्यम से परिवर्तन होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य जो होता है उसके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, दोनों तरीक़ों से होता है। निष्क्रिय विचलन और सक्रिय जो है आपके परिवहन होता है। यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए। आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें इस पीडीएफ पर मैंने पासवर्ड लगाया था, मैं आपको बताया था, तो इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पीडीएफ का पासवर्ड रहने वाला है आपका 0। तो यहाँ पर हम बात करें इस पीडीएफ का पासवर्ड आपको 0 डालना है यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड का। तो यूनिट फर्स्ट एंड आपका सेकेंड जो है वो यहाँ पर आपका उसका पासवर्ड रहने वाला है 0 पासवर्ड रहने वाला है, आपको 0 डालना है। और अगर हम बात करें यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड अगर आपको देखनी है तो यूनिट थर्ड के लिए आपको वीडियो का यहाँ पर आपको देखना है तो आपको चैनल का मेंबर बनना पड़ता है। तो अगर आप चैनल के मेंबर बन जाते हो तो यूनिट थर्ड भी देख पाओगे। और अगर हम बात करें यूनिट थर्ड में आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। तो पीडीएफ का पासवर्ड यूनिट थर्ड में ही बताऊंगा और यूनिट थर्ड का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है उस पर पासवर्ड लगाया हुआ है, तो उस पासवर्ड का क्या जो है यहाँ पर अगर हम बात करें रहने वाला है तो पासवर्ड में आपको 0 टाइप करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर हम बात करें पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ यह वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ये वीडियो थैंक यू फॉर लिसनिंग।